हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम रियल फील एक्सप्लेन चैनल में। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिन्होंने अभी तक के एपिसोड नहीं देखे हैं पहले उनको जाकर देख लीजिए ताकि आपको आगे के एपिसोड समझ में आए। ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए चलते हैं आगे। यांग यून ने अपने सभी सिबलिंग्स को उनके हिसाब से कल्टीवेटर मेथड देखकर स्पिरिचुअल कल्टीवेशन को कल्टीवेट कराना स्टार्ट करवा दिया था। यांग यून को कल्टीवेशन करते हुए देखकर अपने मन में बोलता है, हाँ, सबकी समझ का लेवल काफी हाई हो गया है और बेसिक मेंटल मेथड ने पहले ही उनकी बॉडी में थोड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। यांग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए हंस के बोलता है, तुम लोग अब स्पिरिचुअल ऑरा को महसूस करने लायक हो जाने चाहिए। हालांकि इस पृथ्वी की ऑरा बहुत कम मात्रा में है, फिर भी ये तुम्हारे अचानक कल्टीवेशन के लिए बहुत जरूरी कल्टीवेट करना है। अगर तुम सॉलिड फाउंडेशन रखते हो और समय लेते हो तो तुम मुझसे भी आगे निकल सकते हो। बेशक इसमें काफी समय लगेगा। आज सबसे पहले मेरे पास आओ, सबने अच्छा काम किया है। यांग फिर चिल्ला के बोलता है, बस कल्टीवेशन बंद करो। आंख खोलने के बाद में जब अपने हीरो का नया डिसाइपल ड्यूई अपनी बॉडी को फील करता है तो वहाँ पर खुश होते हुए चिल्ला के कहता है, सचमुच मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ताकत लगातार बढ़ रही है जो कि पहले के लेवल पर नहीं है। जब तक मैं इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहूंगा मैं सभी स्कूल्स को हराने और चीन में सबसे पावरफुल बनने लायक बन जाऊंगा। यांग ड्यूई की इस तरह की बात सुन के खिसियाते हुए उसके खोपड़े पे घूंसा मार के बोलता है, बस बेफालतू की बातें करना बंद करो। तुम्हारी सोच बहुत छोटी है तो लड़ाई जीतने के लिए दूसरों से क्यों लड़ना। हम ताओ की प्रैक्टिस करते हैं और हम पहले जैसी चीजों के पीछे नहीं भागते। यांग उनके एक घुसा मारने से ही ड्यूई के खोपड़ी के ऊपर एक पकौड़ा निकल आया था। यांग आगे बढ़ते हुए अपने साथियों से कहता है, इस दुनिया में और भी पावरफुल वॉरियर जरूर होंगे। जहाँ तक मुझे पता है डार्क पावर रिल्म के अलावा इनर रिल्म और यहाँ तक कि बाहरी ताकत भी मौजूद है। अब जबकि हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो अपनी खूबियों को बढ़ा चढ़ा कर मत आको, ना ही सिर्फ बेफालतू की परेशानी पैदा करो, क्योंकि हमारे अंदर भी कुछ कमियां हैं जिन्हें निखारने की जरूरत है। बेशक अगर दूसरे को ये मौका पहले दिया जाए तो उसे भी पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुरंत और आगे कुछ करना बहुत जल्दी हो जाएगा। चलो पहले वापस चलकर आराम करते हैं। यांग उनकी बात सुनकर उसके सिबलिंग्स भी बोलते हैं, हाँ ठीक है, हम पहले आराम करेंगे। जब सब लोग जा रहे थे तभी यांग उन पीछे से बोलता है, वैसे ब्रदर चैन, तान लोंग और सियो तुम लोग यहीं पर रुको। यांग के रुकने वाली बात सुनकर वो लोग थोड़ा घबराते हुए बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि मास्टर हमें अभी यहाँ पर क्यों रोक रहे हैं। फिर यांग उन लोगों से बोलता है, तुम लोगों को पता है मेरी सिस्टर का पहले भी किडनैप हो चुका है, लेकिन सौभाग्य से अब कोई खतरा नहीं है। हम जल्द ही फ्यूचर में आगे की ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए एंशिएंट कैपिटल जाएंगे। तांग लोंग, सियो, प्रैक्टिस के दौरान तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। मुझे तुम्हारी प्रोफेशनल एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। यांग उनकी बात सुनकर वो लोग उसको ग्रीट करते हुए बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, हम अपने मास्टर की उम्मीदों पर पूरा खरे उतरेंगे। फिर यांग उन मिस्टर चैन से बोलता है, आपने मेरे पुराने घर में मेरे परिवार को प्रोटेक्ट करने में मदद करने के लिए बहुत मेहनत करी है और आप गंभीर रूप से घायल भी हो गए और अब से हमारा मेन ऑफिस आपसे रेगुलर कांटेक्ट बना के रखेगा। मैं आपको क्लाउड गेट में लोगों को बढ़ाने की पावर देता हूँ और हमारे क्लाउड गेट का चीफ मैनेजर बनाता हूँ। अगर पॉसिबल हो सका मुझे उम्मीद है ब्रदर चैन की फैमिली भी इसमें भाग ले सकेगी। ये ब्रदर चैन की फैमिली के लिए फिर से आगे बढ़ने के लिए बहुत सही है। मुझे नहीं पता कि ब्रदर चैन क्या चाहते हैं। ब्रदर चैन इस मौके को महसूस करके थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए बोलते हैं, मैं अपने मास्टर की सिस्टर को बहुत अच्छे से बचा नहीं पाया, मेरे पास कोई और लोग नहीं थे, फिर भी मेरे मास्टर ने मुझे ये बहुत जरूरी जिम्मेदारी सौंप दी। इस चीज को महसूस करके मैं खुद में बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। चाहे मेरी फैमिली फिर से आगे बढ़ सके या नहीं, मैं अपने मास्टर को अपनी पूरी ताकत देने की हर कोशिश करूंगा। फिर वो अपने दोस्त से बोलता है, ली क्यूजी, मैं तुमसे कंपनी की देखभाल जारी रखने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। शांगयांग गांव के कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रदर चैन से कांटेक्ट करना मत भूलना, वहाँ पैसों की जरूरत है। उसका दोस्त भी इस चीज के लिए मान जाता है। फिर वो धीरे से खांसते हुए अपनी लल्लन टाप पटाखा माल से बोलता है, मिस डूगो, तुम पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल हो और ऐसे ही मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में मेरे को फॉलो करती रहो, क्योंकि आखिरकार मेरे आसपास मैन पावर्स की बहुत कमी है। फिर यांग उन सभी से बोलता है, बस इतना ही, सब लोग जल्दी वापस जाकर आराम करो, अपनी कल्टीवेशन में ढिलाई मत बरतना। मैंने जो तुम लोग को मेंटल प्रैक्टिस बताई है उसको फॉलो करो, इससे पक्के तौर से तुम्हारी प्रोग्रेस स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके अपने हीरो के मेंशन पे आता है, जहाँ पर अपना हीरो नीचे एक बड़ा सा फॉर्मेशन बनाकर अपनी घोस्ट गर्ल को बताता है, मेरे मास्टर ने ये भी कहा है कि नीचे की चीजें थोड़ी बुरी हैं, इसलिए अभी बेहतर होगा मैं इस फॉर्मेशन को ना छेड़ूं। लेकिन ये अफसोस की बात है, सबसे ज्यादा ऑरा पावर वाली जगह भी वही होनी चाहिए थी, लेकिन ये विला
स्पिरिचुअल वेन्स के ऊपर मौजूद है और इसमें मौजूद एराई को बदलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। घोस्ट कल घबराते हुए अपने हीरो को बताती है, सर मेरे को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, हमारे बगल की जगह में भी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रही है। यांगन उसकी बात को समझते हुए उसके लिए एक बुक को सिलेक्ट करते हुए बोलता है, तो चलो ठीक है, मेरे मास्टर द्वारा दी गई फॉर्मेशन की इंसाइक्लोपीडिया पर भी नजर डाल लेते हैं। जिस बात को बोलने के बाद यांगन वहाँ पर मौजूद जो स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बना हुआ था उसके कुछ जगहों पे स्पिरिचुअल स्टोन्स को रखता है और ऐसा होने के साथ में ही वहाँ पर एक ऑरेंज कलर की लाइन आ जाती है। इसको देखते हुए यांगन बोलता है, ऑरा को इकट्ठा करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाओ और बाकी का काम ब्लड का इस्तेमाल करके फॉर्मेशन बनाते हैं। यांगन अपनी फर्स्ट फिंगर पे कट लगाकर जो स्पिरिचुअल स्टोन उसने फॉर्मेशन के ऊपर रखे थे उसके ऊपर ब्लड गिराते हुए कुछ मंत्र का जाप करता है, जो कि दोस्तों बड़े अजीबोगरीब हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। जैसे ही वो ब्लड स्पिरिचुअल स्टोन के ऊपर गिरता है तो वहाँ पर एनर्जी का एक बहुत बड़ा वेव बाहर की तरफ निकलता है और देखते ही देखते उसके घर के चारों तरफ एक बहुत बड़ा एराई फॉर्मेशन बन जाता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण यांगयुन को वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी अपनी तरफ आते हुए महसूस होती है। तो यांगयुन कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी, हालांकि फॉर्मेशन बहुत सिंपल है, फिर भी इसके लिए बहुत अधिक और बेहतर इन्फ्लूरेटिंग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इस जगह के 10 मील के दायरे में मौजूद सभी ऑरा एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और यहाँ तक कि हमारी नॉर्मल सांस भी उस ऑरा को महसूस कर सकती है। ये स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन है। घोस्टगर्ल अपने मास्टर के इस तरह के काम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलती है, अरे वाह, ये तो कमाल का है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी की लगातार वेव्स इकट्ठा हो रही हैं। सचमुच ये तो बहुत कंफर्टेबल है। यांगन भी उसको देखकर खुश होते हुए मन में बोलता है, हाँ ये कमाल का है, इसकी मदद से क्यूअर की घोस्ट कल्टीवेशन और मेरी खुद की कल्टीवेशन की स्पीड काफी तेज हो सकती है। जब इस बारे में सोच रहा था उसके बगल में एक लड़की आकर बोलती है, सर जरा सुनिए, क्या अभी आप फ्री हैं? और फिगर तो दोस्तों इस लड़की का बहुत मस्त है। यांगन शॉक्ड होते हुए उसकी तरफ देख के बोलता है, क्यों यून, इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ में क्या करने आई हो? दोस्तों जिसे याद नहीं, मैं आपको बता दूं, ये वही 2 लड़कियों में से एक है जब पेट्रियार्च मिलियन को मारने के लिए अपना हीरो गुफा के अंदर गया था। वो लड़की ब्लश करते हुए अपने हीरो से बोलती है, सर मैंने इस बारे में बहुत सोचा, आपने मेरी जान बचाई, मुझे रहने की जगह दी और तो और मुझे आप प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। मेरे पास ना तो पैसे हैं ना ही ताकत, इसलिए मैं आपको किसी और तरीके से इस एहसान को चुकाना चाहती हूँ। उस लड़की की बात सुनकर यांगन के मन में तो दोस्तों लड्डू फूट गए थे। वो अलग ही तरीके का सीन इमेजिन करते हुए मन में सोचता है, किसी और तरीके से एहसान चुकाना चाहती है। आजकल ऐसा क्या हो रहा है, इन खूबसूरत खिलते हुए फूल के बीच में मैं तेजी से खिल रहा हूँ। दोस्तों ये डबल मीनिंग की बात है, समझने वाले समझ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक देखने में मजा आया होगा, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आगे का आने वाला वीडियो बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाला है, इसलिए आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। अपना हीरो यांगयुन बाजाबाजी करने की उम्मीद में अपने दोबारा मेंशन के अंदर चला जाता है, जहाँ पर यांगयुन अपने कमरे में उस लड़की के साथ बैठा हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से निगाहें चुरा कर शर्मा रहे थे। उतने में वो लड़की अपने हीरो से बोलती है, सर मैं ऐसा पहली बार करने जा रही हूँ, प्लीज बुरा ना मानिएगा। यांगयुन ब्लश करते हुए उससे पूछता है, क्यों क्यूयुन, तुम अचानक ऐसा क्यों सोचने लगी? वो लड़की तुरंत उठ के यांगयुन के बहुत ज्यादा क्लोज होते हुए बोलती है, सर अब बोलना बंद करिए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपना टर्की लौंडा यांगयुन जो हवस से भरा हुआ है वो तुरंत अपनी आंखें बंद करते हुए उससे बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, और साथ ही चुम्मी वाला पोज बनाकर मन में बोलता है, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से मिस डुगू है, लेकिन अब इनकार करने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ हमको उस लड़की को दिखाते हैं जो कि धीरे धीरे करके अपने ऊपर के कपड़े उतारना स्टार्ट कर चुकी थी। यांगयुन उसके कपड़ों के उतरते हुए आवाज को सुन के अपने मन में बोलता है, अरे ये कैसी आवाज है? वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है, स्टिंकी अनफोल्ड, जिस कारण से दूसरी तरफ से उस लड़की को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे की तरफ पलट के देखते हुए बोलती है, कौन वहाँ पर कौन खड़ा है? और जैसा कि दोस्तों आप सीन देख ही सकते हैं, क्या हॉट एंड सेक्सी लल्लन टॉप पटाखा आइटम है ये। वो लड़की फिर धीरे से यांगयुन के कान के पास जाकर उससे बोलती है, सर मैं ठीक हूँ। यांगयुन बहुत ज्यादा ब्लेस करते हुए बोलता है, ये क्या बोल रही हो? और फिर धीरे से वो अपनी जब आंख खोलता है तो उसके सामने वो लड़की अपने पीठ को दिखाते हुए धीरे से कपड़ा नीचे की तरफ करती है, जिसको देखते हुए यांगयुन मन में बोलता है, ये क्या है? फिर वो शॉक्ड होते हुए उस लड़की से पूछता है, क्या ये कोई फॉर्मेशन है? ये इनफॉर्मेशन की, ये तो फॉर्मेशन से बनी हुई पूरी एक एराई है। क्या यही ट्रेजर हंट है? क्या तुम इसी को कर्मा चार्ट बोल रही थी? वो लड़की ब्लश करते हुए यांगयुन से बोलती है, मास्टर अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो पेट्रियार्च मिलियंस इस सीक्रेट को सुलझाना चाहते थे और उन्होंने मेरी सिस्टर और मेरे को कैद कर लिया। मेरी इस फॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए मैंने अपनी जान
जान जोखिम में डाली, लेकिन वो लोग कभी सफल ना हो सके। वो लड़की इस ट्रेजर हंट मैप के सीक्रेट को बताना स्टार्ट करती है, जहाँ पर मिनियंस उस लड़की की फैमिली के एक इंसान को पकड़ के पेलते हुए बोलता है कि ये फैमिली की ताकत इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरी बातों को अच्छे बच्चों की तरीके मानते हुए इस फॉर्मेशन को तोड़ने का तरीका समझाओ और अपनी बेटियों को कमाने खाने दो, तुम्हारी दोनों बेटियां जिंदा रह सकती हैं। मतलब कि दोस्तों, जो इंसान पेट्रास मिलियन के पैरों के पास गिरा पड़ा है वो इन लड़कियों का बाप है। उसकी बेटी वहाँ घबराते हुए चिल्लाती है, फादर। वो बुढ़ा इंसान कराहते हुए बोलता है, मिलियन, हालांकि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे तरीके जानता हूँ। मेरी बच्चियों, तुम मत डरो, मेरी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक ये कमीना इंसान इस फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है वो तुम्हारी जान को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। बस तुम लोग को किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा। वो बुढ़ा इंसान आखिरी पल में कुछ कविता की लाइन बोलता है, प्यार उस बहते हुए पानी के समान है जिस पानी के किनारों पर फूल खिलते हैं। वो लड़की अपने पापा के बारे में बताते हुए बिलक बिलक के रोकर बोलती है, मेरे फादर इस कविता को बोलने के बाद मेरी छोटी बहन की तरह गिर पड़े। उस लड़की की बात को समझते हुए अपना हीरो बहुत सारा गुस्से में मुट्ठी भींचते हुए चिड़चिड़ा के बोलता है, मुझे लगता था ये सिर्फ एक किलर ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि गुआ इस तरह की गंदी हरकतें करेगा। मिलियन, अगर मैं तुम्हें खुद नहीं मारूंगा तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं मर्द नहीं हूँ। वो गुस्से में पीछे पलटते हुए उस लड़की से बोलता है, बिना किसी देरी के चलो कुछ दिनों के लिए आराम करते हैं, फिर तुरंत यहाँ से निकलेंगे। मुझे डर है कि ये चैंग के बहुत ढेर सारे सपने हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसके बारे में और भी लोग जानते होंगे। उसे जल्द से जल्द वापस ले आओ, क्योंकि तुम मेरे क्लाउड गेट की एक मेंबर हो। इसलिए मिलियन ने तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी किया मैं पक्के तौर से उसका बदला चुकाऊंगा। यांग उनकी बात सुन के वो लड़की खुश होते हुए बोलती है, मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके 3 दिन बाद गोबी रेगिस्तान की एक स्पेशल जगह पे दिखाते हैं, जहाँ यांग यून सामने की तरफ देखते हुए उस लड़की को बताता है, प्यार 9 एकांत जल धाराओं में बसी है और ये नदी 9 मोड़ों की एक सीरीज है और यहाँ की जो जमीन है वो तुम्हारी पीठ पर बने तारों से मेल खाती है। ये तारे यहीं पर हैं। दूसरी तरफ हमको उस लड़की को दिखाते हैं जो कि भी कल्टीवेट नहीं कर पाती है, जिस कारण से कि उसको उस जगह पे सरवाइव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो बड़ी मुश्किलों के साथ आगे बढ़ते हुए बोलती है, जब मैं एक बच्ची थी तब एक बार अपने पापा के साथ यहाँ पर आई थी और मुझे यहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में बहुत कम जानकारी है। मेरे पापा के लिए एक ही बार में सटीक जगह का पता लगाना वाकई बहुत अच्छा रहा, लेकिन मास्टर क्या आप थोड़ा धीमे चल सकते हैं, मैं आपके साथ नहीं चल पा रही हूँ। यांगिन वहाँ पे रुक के उस लड़की से बोलता है, जिक्सिया जियो, क्या तुमने इन दिनों प्रैक्टिस की है? लगता है तुम फिर से आलसी हो गई हो, बस कुछ ही दूर चलना है। यांगिन की बात सुन के वो लड़की खिसियाते हुए बोलती है, मास्टर क्या आपको लगता है कि हर कोई आपकी तरह तेजी से प्रैक्टिस कर रहा है? उस लड़की की बात सुन के यांगिन अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। वो लड़की घबराते हुए बोलती है, मास्टर मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, चलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो लोग चलते चलते एक पहाड़ के बीच किनारे पे आ जाते हैं, जहाँ पर वो लड़की अपने हीरो से बोलती है, मास्टर वो जगह यही कहीं होनी चाहिए, जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पापा के साथ यहाँ पर आई थी, मुझे ऐसा ही लगता है। यांगविन एक पत्थर से बने हुए गेट के सामने पहुँचते हुए बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो, हम पहुँच चुके हैं। जैसा कि तुम्हारे फादर ने बताया था, प्यार दूसरे किनारे के अंत में खिले हुए फूल हैं। इन्हीं फूलों का जिक्र करते हुए शिमेन सड़क का अंत भी होता है, लेकिन इस गेट को देखकर ऐसा लगता है कि इसका वजन कुछ टन का है। आपके फादर इसमें कैसे घुस गए? वो लड़की अपने हीरो को बताती है, मेरे फादर ने बताया था इस दरवाजे को खोलने के लिए एक बहुत इनर पावरफुल ताकत की जरूरत पड़ती है और मेरी फैमिली में मेरे एंसेस्टर के अलावा केवल मेरे फादर फैंग ही इस दरवाजे को खोल सकते हैं। मास्टर आप में बहुत स्किल है और आप पक्के तौर से इसे खोल सकते हैं। यांगन उस लड़की की बात को समझते हुए अपने हाथों में इनर फोर्स को जनरेट करते हुए मन में बोलता है, मेरा इनर फोर्स, तो फिर ठीक है, गुस्सा भड़काना भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, इसे आजमा कर देखता हूँ। यांगन ने जैसे ही उस इनर फोर्स को उस दरवाजे के ऊपर धक्का देने के लिए इस्तेमाल करता है, वो दरवाजा धीरे धीरे चमकते हुए खुलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो अंदर की तरफ जाके सामने नजारा देखता है तो शॉक्ड होकर बोलता है, क्या ये क्या? क्योंकि दोस्तों सामने की तरफ एक छोटा सा झरना होता है जो कि धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ रहा था। यांगन सामने नजारे को देखकर शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो ट्रांसपेरेंट एंशिएंट कॉफिन है। अब इस कॉफिन का रहस्य क्या है? यांगन
यहाँ पर कौन से खतरों का सामना करने वाला है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज दोस्तों मेरी मदद करना बिल्कुल मत भूलिए। एक लाइक सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए जाकर और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लग रही है देखने में। दोस्तों वाला एपिसोड पूरी तरह फाइट से भरा हुआ है तो पूरा जरूर देखिएगा। यांग युन सामने नजारा देखने के बाद घबराते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये तो जेड से बना हुआ एक हाई प्लेटफॉर्म है, क्या बीच में क्रिस्टल कॉफिन है? यांग युन तुरंत अपने बैग को नीचे की तरफ उतारता है। तभी वो लड़की घबराते हुए उसे बताती है, मास्टर मैं अपने कल्टीवेशन लेवल को नहीं बढ़ा सकती, बस मुझे अपने मास्टर का आगे बढ़ने का इंतजार है। यांग युन भी बोलता है, हाँ ठीक है। फिर वो लड़की उदास होते हुए मन में बोलती है, ये मेरे एंसेस्टर द्वारा खोजा गया एक रेलिक है, तो फिर ये आपको कैसे दिया जा सकता है? आप मेरे लिए बस एक सीढ़ी बन सकते हैं। मतलब कि दोस्तों ये लड़की अपने हीरो को धोखा देने वाली है। यांग युन उस क्रिस्टल कॉफिन की तरफ आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है, लेकिन ये केव मेरे स्पिरिचुअल सेंस को उथल पुथल कर सकता है और मैं ये नहीं जान सकता कि इसके ऊपर कौन से जाल लगे हुए हैं। यांग युन उस लड़की से बोलता है, क्यूयुन सावधानी के तौर पर यहाँ इधर उधर मत घूमना, मैं बस तुरंत जाकर वापस आऊंगा। वो लड़की बोलती है, हाँ ठीक है। यांग युन तुरंत जंप लगाकर 2 जंप में ही सीधे उस कॉफिन के पास पहुंच जाता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोलता है, मुझे नहीं मालूम आगे कौन से खतरे हैं। जब वो क्रिस्टल कॉफिन के पास पहुंचता है तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत हॉट सेक्सी लड़की लेटी हुई थी, जिसे देखकर यांग युन हैरान होकर बोलता है, ये तो आश्चर्य की बात है, इस कॉफिन में रखी स्पेशल चीज इतनी सुरक्षित कैसे है? यांग युन के पसीने छूट रहे थे, देखने में ऐसा लग रहा है मानो ये अभी भी जिंदा है। यांग युन जब धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से उसका पैर एक ट्रैप के ऊपर पड़ जाता है, जिसके अंदर से अचानक से एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको देखने के बाद तो यांग युन के पसीने छूट गए थे। वो घबराते हुए मन में बोलता है, अरे बाप रे, लग गए घोड़े। और उसके देखते ही देखते उस ट्रैप की एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। वहाँ पर एक एराई फॉर्मेशन बन जाता है जो कि यांग युन को चारों तरफ से घेरे हुए था। और इससे पहले जो दोस्तों आपने स्टोन बीस्ट वहाँ पे देखे थे, उन स्टोन बीस्ट की आंखें वहाँ पर चमकना स्टार्ट हो गई थी, वो हिलने लगते हैं, जिसको महसूस करते हुए यांग युन घबरा जाता है। ड्रैगन वाला स्टोन बीस्ट अचानक से अपने मुंह से स्पिरिचुअल फ्लेम छोड़ते हुए यांग युन के ऊपर अटैक करता है। तो यांग युन बड़ी मुश्किल से वहाँ पर नीचे की तरफ झुककर उसकी फ्लेम से बच जाता है और पीछे की तरफ जब फ्लेम जाकर लड़ती है तो वहाँ पर एक बहुत भयानक विस्फोट होता है। हमें पता चलता है ये तो सिर्फ एक स्टोन बीस्ट था, इसी की तरह से 4 हिस्टोरिकल बीस्ट वहाँ पर मौजूद थे, जिनके मुंह के अंदर एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो गई थी। यांग युन एक एनर्जी से बचता है तो देखने में लग रहा था जैसे वो बैले डांस कर रहा है। वो वहाँ पर बचते हुए बोलता है, हे यहाँ पर। तभी अचानक से दूसरा फ्लैश उसके ऊपर पड़ता है, जिसको यांग युन फिर से दोस्तों वही बैले डांस के स्टेप को यूज करते हुए वहाँ पर बचने की कोशिश करता है। और तीसरे में तो दोस्तों वो बुरी तरह बचता है, जंप लगाते हुए और घबराते हुए बोलता है, अबे ये तुम किस तरह से खेल रहे हो? यांग युन की चिड़िया पसीने पसीने हो गई थी। वो बोलती है, बहुत ही करीबी मामला था, अभी मैं रोस्टेड चिकन बन जाती। यांग युन ऐसे ही बैले डांस की प्रैक्टिस करते हुए वहाँ पर सारे अटैक से बचते हुए बोलता है, अगर मैं डार्क क्यूआई ट्रेनिंग की 8 लेवल पर नहीं होता तो यहाँ की मुश्किलों से मैं नहीं निपट पाता। यांग युन जब एक तरफ रुकता है तो पीछे का नजारा देखकर बहुत सारा शॉक्ड होकर बोलता है, ये तो सचमुच बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि दोस्तों उस स्टेज के पीछे बहुत ढेर सारी इंसानी खोपड़ियां पड़ी हुई थी, जिनको देखकर यांग युन घबराते हुए मन में बोलता है, अरे बाप रे, ये सारी की सारी इंसानी खोपड़ियां हैं जो इस फॉर्मेशन से मारी गई हैं। क्यूयुन गायब हो गई है, क्या वो कहीं छिप गई है? जल्दी करो, पता लगाओ, क्या इस फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका है? जिस बात को मन में बोलते हुए यांग युन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर रिलीज करना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन तभी अचानक से यांग युन को कुछ महसूस होता है। वो घबराते हुए बोलता है, ब्लड सोल निर्वाणा फॉर्मेशन। ताबूत में बंद लड़की के सर के ऊपर मौजूद आंखों को खत्म करके ही इस फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। यांग युन तुरंत उस साइड भागते हुए मन में बोलता है, ना चाहते हुए भी सच में ये ब्लड सोल फॉर्मेशन का एक ग्रुप है जो ट्रेजर को हथियाने की चाह रखने वाले लोगों की सोल को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया है। कॉफी में बंद वो लड़की शायद सो रही है, बैठे बैठे अपनी यहाँ के सारे मजे ले रही है। हड्डियों का ये ढेर उन लोगों के हैं जिनकी मौत बेदर्दी तरीके से हुई है। इस तरह की बुरी ताकत को अकेला छोड़ा जा सकता है और उसे सोते समय ही मिटा देना चाहिए। जब यांग युन आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से उसको अपनी वही फीमेल साथी दिखती है, जिसे कॉफिन के सामने देखकर यांग युन पूछता है, क्यूयुन तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? अरे नहीं, उसके हाथ में तो वो क्रिस्टल है। क्यूयुन अपने हीरो से बोलती है, मास्टर मुझे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीढ़ियों से मेरे लोगों के पास इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी।
थी। आज मैंने आखिरकार अपने फादर की इच्छा पूरी कर दी और ट्रेजर पा लिया। भले ही मेरी फैमिली पूरी तरह से खत्म हो गई है, लेकिन जब तक हमारे पास ये ट्रेजर है मेरी फैमिली वापस राइज करने में सक्षम होगी। यांग यून घबराते हुए उससे बोलता है, क्यून उस क्रिस्टल कॉफिन को तुरंत वहाँ पर छोड़ दो। कॉफिन में लेटी वो औरत अभी भी शायद जिंदा हो। यांग यून ने बस बोला ही था, तभी अचानक से कॉफिन के अंदर से आवाज आती है, क्या चूहों के जनरेशन में से किसी ने मेरी प्रैक्टिस सील को डिस्टर्ब करने की हिम्मत की। यांग यून घबराते हुए बोलता है, ये तो 1000 माइल्स ऑफ वाइज है। फिर वहाँ पर उस क्रिस्टल कॉफिन के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे वहाँ पर लाइट चमकने लगी थी। यांग यून घबराते हुए मन में बोलता है, क्या बात है, क्या गजब की रियात्सु पावर है। वो भी एक कल्टीवेटर है और उसकी कल्टीवेशन मुझसे भी ऊपर है। मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता। जब यांग यून इस चीज के बारे में बोल रहा था तभी अचानक से उसके ऊपर एनर्जी इफेक्ट पड़ता है और वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच गया था। वो लड़की जो ताबूत के अंदर लेटी हुई थी उसने यांग यून के दोनों हाथ पैरों को बांध रखा था एनर्जी से। वो अपने हीरो से बोलती है, केवल अपने रिफाइनिंग पीरियड के दौरान मैंने अपने ब्लड और सोल निर्वाणा ब्रेक थ्रू करने और मेरी प्रैक्टिस को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यांग यून वहाँ बंधे हुए घबरा के बोलता है, अरे ये तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अटैक है। हमें उस खूबसूरत सुंदरी को दिखाया जाता है जो कि सचमुच देखने में दोस्तों पूरी क्रेजी लग रही थी। वो यांग यून से बोलती है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तुमको अपनी सिस्टर की इस खूबसूरती को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब जब तुमने अपनी सिस्टर की प्रैक्टिस खराब करी दी है तो तुमको सजा भी मिलनी चाहिए। मुझे नहीं पता तुम अपनी सिस्टर के ट्रेनिंग का सामना कर पाओगे या नहीं। अब दोस्तों ये लड़की यांग यून को कैसे मारेगी ये एक रहस्य है जिसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन्होंने भी अभी तक नहीं किया है और कमेंट करके बताएं ये जो क्रेजी गर्ल कल्टीवेटर है दोस्तों ये आप लोग को कैसी लगी। हमें अपने हीरो को दिखाया जाता है जो कि बड़ी मुश्किलों से उस लड़की की जंजीरों से आजाद हुआ था और हमको पता चलता है वो सबकॉन्शियस अटैक के कारण नीचे की तरफ गिर रहा था। वो लड़की उसको देखकर हंसते हुए बोलती है, मेरे छोटे भाई तुम सचमुच बहुत बर्दाश्त कर सकते हो। मेरे थोड़े से ही ट्रेनिंग पीरियड में तुम अपनी रस्सियों से फ्री हो सकते हो। अगर मैं तुम्हारे सिस्टर के साथ ना जाऊं तो तुम्हारे साथ क्या ज्यादा नहीं खेल पाऊंगी। हमें यांग यून की हालत दिखाई देती है जहाँ पर उस लड़की ने अपने स्पिरिचुअल प्रेशर के कारण यांग यून को टेढ़ा कर चुकी थी। यांग यून कराहते हुए उससे बोलता है, एक कल्टीवेटर के तौर पे तुम्हें अपने छोटे कल्टीवेटर्स को मारते हुए शर्म नहीं आ रही? और क्या तुम सचमुच दूसरे सोल्स को एब्सॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन में सुधार नहीं कर रही हो? वो लड़की हंसते हुए अपने हीरो से बोलती है उनके लालच के लिए उन्हें दोषी ठहराओ। मेरे हाथों में जो हाथी दांत का डिब्बा है लेकिन ये उन्हें पुराने टुकड़ों जैसा देखा जा सकता है। मेरे लिए वो मेरी कल्टीवेशन को बेहतर करने के लिए केवल कुछ मटेरियल्स हैं। वो बहुत स्पीड में यांग यून के पास आ खड़ी होती है। वो हंसते हुए यांग यून से फिर बोलती है, तुम्हारे लिए ये बहुत शर्म की बात है। एक औरत सच में एक कल्टीवेटर को टूल्स की तरह इस्तेमाल कर सकती है। मैं तुम्हारी बहादुरी के लिए तुम्हें एक मौका दूंगी। मेरे पैर चाटो और मेरे लिए वफादारी की कसम खाओ और मैं तुम्हें और बाहर खड़ी औरत को बख्श दूंगी। उस औरत की बात सुन के यांग यून भी क्रीपी स्माइल करते हुए बोलता है अच्छा तो मैं तुम्हारे पैर चाटूं अगर ऐसा है तो तुम खेल सकती हो, तुम इसकी हकदार हो अगर ऐसा है तो, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत मजा आ रहा है। क्या तुम मेरे साथ घर चलकर कोशिश करना चाहोगी? लेकिन पहले ये मैं पक्का कर लूं कि तुम बेहद मजेदार हो। यांग यून की इस तरह की बात सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है। उसकी गर्दन को पकड़ के ऊपर टांगते हुए बोलती है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि तुम्हारी योग्यताएं अच्छी हैं, इसलिए मैं तुमको जिंदा रखना चाहती हूँ। एक कल्टीवेटर के रूप में तुम्हें हेवन की इच्छा का पालन करना चाहिए। अगर तुम यहाँ मर गए तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं रहेगा। यांग यून अब तक दोस्तों पागल हो चुका है। वो उसके हाथ को पकड़ते हुए हंस के बोलता है, ईश्वर की इच्छा हुई तो मैं बस आसमान के खिलाफ जाना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे हाथों मर जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं हूँ। लेकिन मेरे मास्टर ने मुझसे कहा है, अगर ईश्वर की इच्छा का उल्लंघन करना कठिन है तो ईश्वर के इस रास्ते
रास्ते को भी फिर से लिखना होगा। उसी वक्त उसे अपने मास्टर की बातें याद आती हैं, जहाँ पर वो गुस्साते हुए उससे बोलते हैं, मेरे बेवकूफ डिसाइपल, क्या तुम सोचते हो कि कल्टीवेटर को ईश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए? यांग अपने मास्टर से बोलता है, कल्टीवेटर इमॉर्टल बनने के लिए अपने कैरेक्टर को इवॉल्व करते हैं और कल्टीवेशन की टेक्निक में जो सीक्रेट्स की एक उलझन दिखाई देती है। मुझे लगता है कि हमें ईश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए, नाव को नदी में ढकेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए और लगातार तरक्की करते रहना चाहिए। यांग उनके मास्टर उसकी बात सुन के खिसियाते हुए बोलते हैं, पता नहीं मैंने इस बेवकूफ डिसाइपल को कैसे सिखाना स्टार्ट कर दिया। क्या तुम अब बहुत जरा ऊंचे नहीं हो गए हो? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब की ईमानदारी कहाँ चली गई तुम्हारे अंदर की? तुम्हें नहीं पता, लेकिन कल्टीवेशन का उद्देश्य केवल इमॉर्टल बनना ही नहीं बल्कि हेवन के रास्ते का शासक बनना भी है, जो हमारा अल्टीमेट गोल होता है। हजारों दुनियाओं में अनगिनत गॉड्स हैं, लेकिन हेवन का मार्ग केवल एक ही है, हेवन को चुनौती देकर और गॉड्स को खत्म करके ही हेवन के रास्ते की सबसे ऊंची जगह को हासिल किया जा सकता है। उस समय तुम खुद एक हेवन होते हो। अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो ये मत बोलना कि तुम यिन त्यांसी के डिसाइपल हो। उसी समय दोस्तों हम एक जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उसके मास्टर ने कत्ले आम मचा रखा था। गॉडजिला जितने बड़े मॉन्स्टर को अपनी बड़ी सी तलवार के थ्रू मार के उसी के ऊपर खड़े थे। फिर हमारा सीन प्रेजेंट पे आ जाता है, जहाँ पर यांग युन पागलों के तरीके हंसते हुए इस लड़की से कहता है, अगर मैं यहाँ मर भी जाऊँ तो इसका मतलब है कि मैं एक पावरफुल इंसान बनने के लायक नहीं हूँ। यांग युन के ऐसा बोलते ही वहाँ पर एक पावरफुल लाइट चमकती है, उसमें से आवाज आती है, बहुत खूब कहा बच्चे, तुम ही वे यिन त्यांसी का डिसाइपल बनने लायक है। वो लाइट धीरे धीरे एक बड़े से फैंटम का रूप ले लेती है। उसके मास्टर अपने बड़े से फैंटम के थ्रू अपने हाथों से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलते हैं, क्या गोल्डन कोड रिल्म की एक औरत मेरे सामने कुल्हाड़ी चलाने की हिम्मत करेगी? उस फैंटम की पावर महसूस करते ही वो लड़की तुरंत पीछे की तरफ हटती है, लेकिन उसके मास्टर ने उस लड़की को अपने फैंटम के थ्रू हाथों में जकड़ लिया था, मुट्ठी में फंसा लेता है। वो लड़की कराहते हुए गुस्से में बोलती है, तुम बदबूदार बूढ़े आदमी, मुझे जाने दो यहाँ से। यांग युन के मास्टर गुस्साते हुए बोलते हैं, एक डिसाइपल के रूप में ये सोल को बर्न कर रहा है ताकि तुमको सप्रेस करने में मदद मिल सके और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में फॉरबिडन टेक्निक के साथ तुम्हें जल्द से जल्द कंट्रोल किया जा सके। अपने मास्टर की बात को समझते हुए यांग युन तुरंत अपनी फिंगर पे कट लगाता है और अपने खून के कुछ ड्रॉप्स सामने की तरफ थ्रो करते हुए बोलता है, ठीक है चलो जाओ यहाँ से। वो ब्लड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उड़ता हुआ आगे की तरफ जाता है और सीधे जिस लड़की को उसके मास्टर ने पकड़ा हुआ था वो ब्लड ड्रॉप उसके माथे के ऊपर जाके लगता है, जिसे महसूस करते हुए वो लड़की कहती है, ये तो खून है। फिर यांग युन अपने मास्टर की बात को फॉलो करते हुए उसी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करने लगता है, जिसके इफेक्ट के कारण दूसरी तरफ हमें उस लड़की के हाल दिखाते हैं जो कि बुरी तरह चिल्लाने लगती है, कराह रही होती चिल्ला के। उसको कुछ होना स्टार्ट हो गया था। कुछ ही देर के अंदर उसके माथे के अंदर से कुछ चेन निकलती है, जिसे महसूस करते हुए घबरा के बोलती है, अरे ये तो। दूसरी तरफ से यांग युन के माथे के अंदर से भी चेन निकलती है और दोनों की चेनें आपस में मिल जाती हैं। यांग युन बोलता है, एस्टैब्लिश्ड कॉन्ट्रैक्ट। उसके मास्टर ने अपने डिसाइबल की हेल्प कर दी थी, जिस तरह से इससे पहले वो जो घोस्ट गर्ल के साथ में यांग युन ने सोल और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे उसके मास्टर ने इस औरत के साथ करवा दिया है। वो जाते हुए यांग युन से बोलते हैं, अब मैं इस लड़की को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ और मैं काफी देर तक जाग नहीं पाऊंगा। इस बार तुम इसे बस एक सबक समझो, इस लड़की से नफरत मत करो। कुछ ही देर के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसके मास्टर की यांग युन के बॉडी के अंदर चली जाती है। वो चिल्ला के बोलता है, मास्टर। दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कि ब्लश करते हुए घबरा के अपने हीरो से बोलती है, अगर तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तो मुझे मार डालो, भले ही तुम मेरी सोल पर कंट्रोल कर लो, मैं तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। अगर तुम्हारे मास्टर बीच में नहीं आते तो तुम इस लायक के कल्टीवेटर नहीं होते कि मुझे कंट्रोल कर सको। यांग युन की भी अब सटक चुकी है। वो अपने हाथों में स्पिरिचुअल एनर्जी जनरेट करते हुए उससे बोलता है, क्योंकि तुम मरने की भूख मांग रही हो, मैं तुम्हारी इच्छा ये पूरी करूंगा। यांग युन ने जैसे अपना हाथ घुमाया था, उस लड़की का सर वहाँ पर झूमना स्टार्ट हो जाता है। वो बस बेहोश होने ही वाली थी। उसको देखते हुए यांग युन अपने मन में बोलता है, मैंने अभी तो शुरुआत भी नहीं की, ऐसा क्यों हो रहा है? वो लड़की तुरंत घुटनों के बल आते हुए घबराते हुए यांग युन से बोलती है, डेक्सियन प्लीज मेरी सिस्टर को जाने दो, उसे भी इस तरह के काम करने के लिए मजबूर किया गया है। अब दोस्तों अचानक से ये क्या हुआ? इस लड़की का बिहेव चेंज कैसे हो गया और छोटी सिस्टर ये किसे बोल रही है? ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मुझे
आपके सपोर्ट की जरूरत है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करने के लिए सुपर चैट भी आप कर सकते हैं, जिसका QR आपके सामने दिख रहा है। उस लड़की के अचानक से नेचर बदलने के कारण अपना हीरो शॉक्ड होते हुए उससे बोलता है, अरे ये क्या, इसके अंदर तो 2 पर्सनालिटीज हैं। चलो ठीक है, सबसे पहले यहाँ से बाहर निकलते हैं। अपना हीरो अपनी स्पिरिट पावर का यूज करके उस डोमेन से बाहर की तरफ निकल के आता है जहाँ पर क्यूयू वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी एक बॉक्स के बगल में, जिसको देखकर अपना हीरो उससे पूछता है, क्यूयू क्या तुम ठीक हो? साथ ही वो उसको देखकर अपने मन में बोलता है, क्या ये स्पिरिचुअल अटैक के करने के कारण आउटसाइड में भी बेहोश हो गई है? हे क्यूयू तुरंत जागो। क्यूयू धीरे से अपनी आंख खुलती है और वहाँ पर घबराते हुए चिल्ला के बोलती है, मेरा वो बॉक्स कहाँ गया? यांग एंड क्वीन के द्वारा एक बकरा बनने के कारण बहुत सारा गुस्सा आ चुका था। वो खिसियाते हुए पीछे पलटकर उससे बोलता है, क्या ये वही स्पेशल रैलिक है जिसे आपके परिवार ने ढूंढा है? जब तक तुम अपना मुंह खोलोगी मैं पक्के तौर से तुमको इस मैकेनिज्म को खोलने में मदद करूंगा और तुम्हारी फैमिली से कुछ भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा फायदा उठाती हो तो इसका मतलब है कि तुम खुद को क्लाउड गेट से आए हुए इंसान के रूप में नहीं मानती हो। इसीलिए इस बॉक्स को उठाओ और फ्यूचर में मुझे दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वो लड़की घबराते हुए यांग युन को सफाई देने की कोशिश करते हुए बोलती है, लेकिन उतने में यांग युन उस क्रिस्टल बॉक्स के पास जाकर उस लड़की से बोलता है, तुमको अब उठ जाना चाहिए। यांग युन ने जैसे उसको ऑर्डर दिया था वो लड़की तुरंत वहाँ पर झटके से बैठ जाती है। उस लड़की के उठने के कारण क्यूयन तो घबरा क्यूयन इतना ज्यादा डर जाती है कि वहाँ पर वो तुरंत बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वो लड़की अपने चेहरे से उस फॉर्मेशन वाले कपड़े को हटाकर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए बोलती है, यीशु हजारों सालों से हिली डुली नहीं है, मेरी पीठ थोड़ी सी अकड़ी हुई महसूस हो रही है। डेक्सियन को इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उस लड़की की बात सुनकर यांग युन शॉक्ड होते हुए मन में बोलता है, इसका मतलब ये हजारों सालों से यहाँ सो रही थी। फिर वो उस लड़की से पूछता है, यीशु क्या यही तुम्हारा नाम है? तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है? वो लड़की हैरानी के साथ अपने हीरो को जवाब देती है, यूशु डेक्सियन वापस लौट आई है, मेरा नाम लूशु है, मैं एक मैकेनिज्म स्पेशलिस्ट हूँ और मेरे सिस्टर की स्पिरिट भी मेरी बॉडी में है और उसका नाम लूजुक्सी है। उसकी बॉडी को मैजिक के रास्ते में लोगों ने नष्ट कर दिया था और अब वो मेरी बॉडी के अंदर रह रही है। यांग युन हैरानी के साथ उससे पूछता है, तो क्या तुम दोनों के स्पिरिट एक साथ बॉडी के अंदर है? तो फिर तुम अपनी सिस्टर को ऐसा क्यों करने दे रही हो? उसे रोकती क्यों नहीं? वो लड़की अपने हीरो को बताती है, हालांकि ये मेरी बॉडी है, मेरी सिस्टर की स्पिरिट इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो सीधे मेरी बॉडी पे कंट्रोल कर लेती है। उसका कल्टीवेशन गोल्डन कोर रिल्म के 5वें लेवल तक पहुंच गया है और मैं अभी QI ट्रेनिंग की केवल 3रे रिल्म तक की पावर में हूँ। यांग फिर उससे पूछता है, ये स्पेल मास्टर क्या है? वो लड़की अपने हीरो को बताती है, अरे हाँ मैं तो अचानक भूल गई थी, अब तो धरती पर ऐसा कोई भी स्किल नहीं है, मुझे डेक्सियन को समझाना पड़ेगा। दोस्तों डेक्सियन एक रिस्पेक्टेड वर्ड है, जैसे कि मिस्टर या मास्टर होता है। वो उसे आगे बताती है, ये मैकेनिज्म उस एनिमल के एट्रीब्यूट से बना है और उसमें स्पिरिचुअल ऑरा का लगातार फ्लो किया जाता है। जब तक कि इनफ मटेरियल और स्पिरिचुअल पावर मौजूद है तब तक इसको लगभग बड़े पैमाने पर बनाया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से मॉन्स्टर के निशान ढूंढना मुश्किल है और एक अच्छा मैकेनिज्म बनाना बहुत कठिन है। मेरे इस बॉक्स में लो लेवल के चार्म पड़े हैं, अगर डेक्सियन उसका इस्तेमाल करे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो इस बारे में बोलती है तभी उसकी बॉडी में जो सिस्टर थी वो अचानक से चिल्ला के बोलती है, तुम मेरी छोटी बिच बहुत ज्यादा बोलती हो। अचानक से उसका कैरेक्टर चेंज होते हुए देखकर यांग युन हैरान होकर बोलता है, क्या तुम सचमुच दोनों बहनें हो? तुम दोनों का कैरेक्टर तो बिल्कुल अपोजिट है। चलो ठीक है, फिर तुम सीधे क्लाउड गेट से जुड़ सकती हो, जिसका इस्तेमाल मैं खुद कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए बाहर कोई भी जगह नहीं है। जिस बात को बोलते हुए यांग युन उसके हाथ को पकड़ के धीरे से उसको क्रिस्टल कॉफिन के बाहर निकाल लेता है। वो आगे बढ़ते हुए उस लड़की से बोलता है, मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें दूसरे लोगों से भी मिलवाऊंगा। जैसे यांग युन आगे की तरफ बढ़ रहा था तभी अचानक से जो उसकी इविल सिस्टर थी कैरेक्टर को बदलते हुए यांग युन की बॉडी के ऊपर एक चार्म स्पेल को छाप देती है। यांग युन पीछे पलट के खिसियाते हुए बोलता है, ये तो स्पेल है। अब यहाँ से दोस्तों और ज्यादा मस्ती होने वाली है। वो लड़की ब्लश करके अपनी होठों पे जवान फेरते हुए बोलती है, डार्लिंग क्या तुमने सुना नहीं? मेरी कमीनी छोटी बहन ने बोला था मैं उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर सकती हूँ। तुम इतने बेपरवाह क्यों हो? इस स्पेल का विरोध करना बंद करो। जैसे ये मैरिज सिंबल एक्टिवेट होगा तुम बिना किसी झिझक के मुझसे प्यार कर बैठोगे। अब दोस्तों आप समझ सकते हैं आगे क्या होगा। उस लड़की की बात को सुन के यांग युन ब्लश करते हुए मन में बोलता है, मुझे अचानक बेहोश होने जैसा महसूस हो रहा है। उसकी बॉडी वहाँ पर अपने आप शेक होना स्टार्ट हो जाती है, वाइब्रेट हो रही थी और धीरे धीरे उसका फेस भी वहाँ पर ब्लश होने लगा था। वो इविल गर्ल अपने हीरो के पास आकर उसकी ठुड्डी को धीरे से सहलाते हुए बोलती है, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल सही जा रहा है, करीब से देखना बहुत अच्छा लगता है। किसे पता
है कि तुम्हारी बॉडी में ग्रेट गॉड मौजूद है। मैं अभी तक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं हुई हूँ उस गॉड को संभाल सकूं। वो लड़की जैसे कुछ आगे बोलने वाली थी तभी अचानक से यांग यून उसके होठों को पकड़ के बुरी तरह से किस करना स्टार्ट कर देता है। जैसा आप देख सकते हैं उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो हड़बड़ा के बोलती है छोड़ दो मुझे। उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था अबे अचानक से हुआ क्या, मैं इसके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ कि ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो अपनी हाथों का पूरा जोर लगाकर बड़ी मुश्किलों से यांग यून को धक्का देके पीछे की तरफ हटते हुए खिसिया के बोलती है तुम एक डिसाइपल हो और तुम ये क्या करना चाहते हो मेरे साथ। उस चार्म स्पेल के इफेक्ट के कारण यांग यून के भी हवस का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। वो क्रिपी स्माइल करते हुए उस लड़की से बोलता है मुझे एक इंसान मेरे मैच का मिल गया, तुम क्या बोलती इस बारे में, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। वो यांग यून के अचानक से बदले रूप को देखकर घबराते हुए बोलती है अबे तू तो पागल हो चुका है। अब दोस्तों आगे यांग यून इस लड़की के साथ में क्या क्या करने वाला है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। आपको वीडियो देखने में मजा आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ हाइक बटन को भी क्लिक करना मत भूलें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।